तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टाइगर नागेश्वर राव मूवी, जो कि 2023 में ही आई है और यह मूवी सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। मूवी की शुरुआत होती है दिल्ली के आईबी ऑफिस से, जहां पर आईबी ऑफिसर राघवेंद्र राजपूत ने एक मीटिंग बुलाई थी। वहां पर बीएसपी विश्वनाथ शास्त्री को भी बुलाया गया था। तो इस बैठक में दिल्ली के सुरक्षा अधिकारी, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और उन्हें नागेश्वर राव के बारे में और भी जानकारी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने पुलिस अफसर विश्वनाथ शास्त्री को बुला लिया था। तो इस बैठक में नागेश्वर के बारे में फिल्म की स्टोरी आगे बढ़ती है। आगे की जो स्टोरी है वह विश्वनाथ शास्त्री बताता है कि वह जब स्टुअर्टपुरम में था तब नागेश्वर राव ने फोन करके चुनौती दी थी और उसने फोन पर कहा था कि वह आज मालगाड़ी से माल लूटने वाला है। एक्चुअली नागेश्वर राव हमेशा चुनौती देकर ही चोरी किया करता था। तो इस चोरी के बारे में जब पुलिस वालों को पूरी तरह से पता चलता है तब वह होशियार हो जाते हैं। लेकिन नागेश्वर राव की एक बहुत बड़ी गैंग थी। वो पूरी गैंग इस मालगाड़ी पर टूट पड़ते हैं और मालगाड़ी के सारे माल को चोरी कर लेते हैं। पुलिस वालों को चोरी के बारे में पता होने के बावजूद नागेश्वर राव की पूरी गैंग इस मालगाड़ी का माल चुरा लेते हैं। विश्वनाथ बताता है कि चुनौती देकर चोरी करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि उसके लिए यह आम बात है। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चोरियां की हैं। जब वह सिर्फ 8 साल का था तब से ही उसने चोरी करना शुरू कर दिया था। 8 साल की उम्र में ही उसने एक मर्डर किया था, जिसके बाद की कहानी फ्लैशबैक में पहुंच जाती है। स्टुअर्टपुरम में एक एमएलए था जिसका नाम मंदा था। मंदा की स्टुअर्टपुरम में बहुत चलती थी और वह लोगों से चोरी करने का काम कराता था। वह लोग जो भी चोरी करके माल लाते थे वो सारा माल मंदा को ही दे देते थे और जो भी आदमी उसका कहा नहीं करते थे उसे वह खत्म कर देता था। और हाल ही में ऐसा ही हुआ था। मंदा नागेश्वर के पिता से चोरी करवाता है। नागेश्वर भी अपने पिताजी के साथ चोरी करने जाता है और जब नागेश्वर सिर्फ 8 साल का था, ये चोरी आसान नहीं थी और अगर नागेश्वर के पिता चोरी करके लाएंगे तो उन्हें इसके बदले में पैसे मिलेंगे और वो जो भी चोरी का माल लाएंगे सारा मंदा को ही मिलेगा। तो हम देखते हैं कि वो लोग चोरी करने पहुंच जाते हैं। वहाँ वो लोग एक दीवार को तोड़कर उसमें हॉल बना लेते हैं। फिर जब वो लोग चोरी करके वापस जा रहे थे तब नागेश्वर के पिता उसी हॉल में फंस गए थे। उनका धड़ दीवार के उस तरफ लेकिन सिर बाहर की तरफ था। तो अब जबकि मंदा को दिखाना था आता है कि चुनौती देकर चोरी करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि उसके लिए यह आम बात है। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चोरियां की हैं। जब वह सिर्फ 8 साल का था तब से ही उसने चोरी करना शुरू कर दिया था। 8 साल की उम्र में ही उसने एक मर्डर किया था, जिसके बाद की कहानी फ्लैशबैक में पहुंच जाती है। स्टुअर्टपुरम में एक एमएलए था जिसका नाम मंदा था। मंदा की स्टुअर्टपुरम में बहुत चलती थी और वह लोगों से चोरी करने का काम कराता था। वह लोग जो भी चोरी करके माल लाते थे वो सारा माल मंदा को ही दे देते थे और जो भी आदमी उसका कहा नहीं करते थे उसे वह खत्म कर देता था। और हाल ही में ऐसा ही हुआ था। मंदा नागेश्वर के पिता से चोरी करवाता है। नागेश्वर भी अपने पिताजी के साथ चोरी करने जाता है और जब नागेश्वर सिर्फ 8 साल का था, ये चोरी आसान नहीं थी और अगर नागेश्वर के पिता चोरी का माल लाएंगे सारा मंदा को ही मिलेगा। तो हम देखते हैं कि वो लोग चोरी करने पहुंच जाते हैं। वहाँ वो लोग एक दीवार को तोड़कर उसमें हॉल बना लेते हैं। फिर जब वो लोग चोरी करके वापस जा रहे थे तब नागेश्वर के पिता उसी हॉल में फंस गए थे। उनका धड़ दीवार के उस तरफ लेकिन सिर बाहर की तरफ था। तो अब जबकि मंदा को दिखाना था कि चोरी किसने की, तो नागेश्वर अपने पिता का सर काट लेता है ताकि वह मंदा को दिखा सके कि यह चोरी उसके पिताजी ने की है और जिस घर में चोरी हुई थी वे लोग पहचान ना सकें कि चोरी किसने की है। 8 साल की उम्र में ही टाइगर ने अपने पिताजी को मार दिया था। उसके बाद वह वहाँ से भाग जाता है और एक गुरुजी के पास पहुँच जाता है। गुरुजी वहाँ के बच्चों को चोरी करने की ट्रेनिंग दिया करते थे। उनका कहना था कि चोरी करने के लिए ताकत और अक्ल दोनों होना ज़रूरी है। गुरुजी टाइगर को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि वह काफ़ी होशियार था और वो टाइगर को भी ट्रेनिंग देने लगते हैं। ट्रेनिंग के दौरान वहाँ के बच्चों को गधे का खून पिलाया जाता था और बहुत सारा काम कराया जाता था और गुरुजी अब टाइगर को भी ट्रेनिंग देने लगते हैं। कई साल बीत चुके थे, अब टाइगर सब कुछ सीख गया था। वह वहीं मंदा के अड्डे पर पहुंच जाता है। वहां हम देखते हैं कि मंदा यानी कि एमएलए 3 गैंगों को मालगाड़ी से माल चुराने की बोली लगाने के लिए बुलाता है। तो यहाँ
पे बोली लगती है कि मालगाड़ी का सोना कौन चुराएगा। जो भी 3 गैंगों में से बोल देता है तो दूसरी गैंग वाले वो माल नहीं लूटते हैं। वहाँ पर गुंटूर रेलवे स्टेशन की बोली लगाई जाती है और एक गैंग ये बोली जीत लेते हैं। वहीं हमें पता चलता है कि एमएलए का बेटा काशी बहुत ही खतरनाक इंसान है और मंदा का सारा काम काशी ही संभालता है। नागेश्वर राव चाहता है कि यहाँ पर 3 कुर्सी नहीं बल्कि 4 होनी चाहिए, लेकिन 4 कुर्सियों के लिए उसके पास ना ही गैंग है और ना ही पैसा, और उसके लिए दोनों चाहिए थे, पर नागेश्वर के पास दोनों ही नहीं थे। तभी हम देखते हैं कि एमएलए के पास एक बहुत बड़ा डॉन आता है जिसका जहाज आंध्र प्रदेश के बंदरगाह में फंस गया था और वो पुलिस के कब्जे में है। यह काम बहुत ही खतरनाक था, इसलिए तीनों गैंगों में और मंदा के आदमियों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये काम कर सकें और उन्होंने इसके लिए इनकार कर दिया था। नागेश्वर को तो मौका ही चाहिए था और वह इस काम को करने के लिए हाँ कर देता है और साथ ही नागेश्वर कहता है जहाज में जो भी माल लेकर वह आएगा उसमें से 50% वह लेगा। इस बात को डॉन मान लेता है। तभी रात हो जाती है और यहाँ नागेश्वर राव की पूरी गैंग उस बंदरगाह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर वो लोग आग लगा देते हैं। फिर फायर ब्रिगेडर के ऑफिसर बन के पहुंच जाते हैं। फिर वो वहां से सारा माल चोरी कर लेते हैं जिसमें बहुत सारा सोना और तंबाकू भरा होता है। नागेश्वर राव से मंदा और काशी ने नागेश्वर से कहा था कि अगर वो यह चोरी नहीं करके लाया तो उसे हमारा टॉयलेट पीना होगा। वहीं नागेश्वर ने मंदा से कहा था कि अगर मैंने यह चोरी कर ली तो यहाँ पर 3 नहीं बल्कि 4 कुर्सियाँ होंगी। अब नागेश्वर राव उस डॉन का पूरा सोना लेकर आ जाता है अपने साथियों के साथ और उस डॉन का सोना उसे दे देता है। वह आदमी यानी कि डॉन अपना सोना देखकर बहुत खुश होता है और उसमें से आधा सोना नागेश्वर को दे देता है। यह देखकर मंदा और काशी सोचते हैं कि यदि ऐसा ही रहा तो यह आदमी तो हमसे आगे निकल जाएगा और कुर्सी मिलते ही नागेश्वर बहुत ही लूटपाट मचा देगा। पर वादे के मुताबिक ऐसा ही होता है। वहाँ पर 4 कुर्सियाँ डाल दी जाती हैं। कुर्सी मिलते ही नागेश्वर राव बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा देता है। तभी हम देखते हैं नागेश्वर को गन चाहिए था और वह ट्रेन में किसी आदमी से मिलने जाता है। तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात एक सारा नाम की लड़की से होती है। नागेश्वर को सारा बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती है और वह सारा को सब कुछ सच सच अपने बारे में बता देता है कि मैं चोरी करता हूँ, लड़कीबाज हूँ, गैंगस्टर हूँ, पर अब मैं तुम्हें दिल दे बैठा हूँ। अब नागेश्वर सारा के आगे पीछे घूमने लगा था। फिर एक दिन नागेश्वर को पता चला कि आज सारा की शादी है, तो नागेश्वर सारा के घर जाकर उसके दहेज का सारा पैसा चुरा लेता है। इससे उसकी शादी टूट जाती है। वहीं हम देखते हैं कि काशी जो कि सारा के घर पहुंच जाता है क्योंकि नागेश्वर ने मंदा से बहुत सारा पैसा ले रखा था। काशी सारा के पिता से पैसे मांगता है पर उनके पास पैसे नहीं थे, तो उसके बदले में काशी सारा को अपने साथ ले जाने लगा था। तभी वहाँ पर नागेश्वर आ जाता है। काशी नागेश्वर से नहीं डरता क्योंकि उसके पिता एमएलए थे। तभी नागेश्वर अपनी पॉकेट से पिस्टल निकालता है और वह सबके सामने अपने प्यार का इजहार कर देता है। अब सारा भी नागेश्वर को पसंद करने लगी थी। फिर वो कुछ दिनों तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। सारा नागेश्वर से बताती है कि मेरे घर वाले तुमसे मेरी शादी कभी नहीं करेंगे, तुम मुझे लेकर भाग चलो। तभी हम देखते हैं नागेश्वर को कहीं चोरी करने जाना था। नागेश्वर सारा से कहता है कि मैं एक बहुत बड़ी चोरी करने जा रहा हूँ, चोरी करने के बाद तुम मुझे रेलवे स्टेशन पर मिलना। फिर नागेश्वर अपनी गैंग को लेकर चोरी करने निकल पड़ता है। चोरी करते वक्त नागेश्वर के गैंग के कुछ लोग पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं। नागेश्वर अपने दोस्तों को पुलिस वालों से फाइट करके छुड़ा लेता है और उन्हें सारा चोरी का सामान जो चुराया था वह दे देता है और तभी नागेश्वर के पीछे पुलिस पड़ जाती है। नागेश्वर उनसे बचकर सीधे सारा से मिलने रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। तभी वह देखता है कि स्टेशन पर काशी अपने साथ पुलिस को लेकर पहले से ही वहां पर पहुंच गए थे। तभी सारा को पता चलता है कि नागेश्वर ने कुछ लोगों को मार दिया है। तब सारा कहती है मैं काशी से शादी नहीं करूंगी और ना ही अपने पिता की मर्जी से शादी करूंगी। यह कहकर वह ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे देती है। उसके बाद पुलिस वाले नागेश्वर को गिरफ्तार कर लेते हैं। नागेश्वर को सारा की मौत का बहुत दुख होता है क्योंकि वह सारा से बहुत प्यार करता था। तभी हम देखते हैं कि जेल से की 20 मीटर ऊंची दीवार को पार करके नागेश्वर जेल से भाग जाता है और जेल से भागने के बाद ही नागेश्वर का नाम टाइगर नागेश्वर राव पड़ता है।
जिसके बाद की स्टोरी फिर से फ्लैशबैक में आ जाती है, जहां पर नागेश्वर ने प्रधानमंत्री आवास में चोरी करने की धमकी दी है। वहीं देखते हैं कि सभी ऑफिसर सोच में पड़े हुए थे कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद नागेश्वर आकर कैसे चोरी करेगा। सारे कमांडो को प्रधानमंत्री के आवास पर बुला लिया गया था। तब भी नागेश्वर राव को पता चलता है कि पीएम कार से कहीं दौरे पर गई हैं, तो वह अंदर एंट्री कर लेता है। तभी हम देखते हैं राघवेंद्र राजपूत को। वह अपने ऑफिसर्स के साथ कहता है कि अगर पीएम मैडम अपने काम से बाहर गई हो तो अंदर जो मैडम है वह कौन सी हैं। यही पता लगाने के लिए राघवेंद्र राजपूत अपने साथ कुछ ऑफिसर्स को लेकर के पीएम मैडम का पीछा करता है। तब वह पता लगा लेता है कि पीएम मैडम वाकई में कार से गई हैं और जो अपने आवास पर है वह कोई पीएम मैडम नहीं बल्कि नागेश्वर राव था, जो कि कुछ भी चोरी नहीं करके ले गया था, बल्कि वहां पर एक चिट्ठी छोड़ गया था जिसमें उसने अपनी प्रॉब्लम्स लिखी थी और यह भी लिखा था कि वह दुनिया के किसी भी कोने में चोरी कर सकता है। फिर जब प्रधानमंत्री अपने आवास पर आती हैं तब सारे ऑफिसर्स उन्हें सारी बातें बताते हैं। नागेश्वर की समस्याओं को सुनने के बाद पीएम राघवेंद्र राजपूत को स्टुअर्टपुरम भेजती है। अब राघवेंद्र राजपूत अपना वेश बदलकर स्टुअर्टपुरम पहुंच जाते हैं नागेश्वर के बारे में सब कुछ पता करने। तब वहां पहुंचकर नागेश्वर की हकीकत पता चलती है। वैसे सभी लोग उसको बहुत बुरा समझते हैं, पर वह असल में ऐसा नहीं है। दरअसल नागेश्वर राव ने स्टुअर्टपुरम के बच्चों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वे पढ़ाई करना चाहते हैं पर वहां पर स्कूल नहीं है। वहीं युवाओं को कोई भी स्टुअर्टपुरम के नाम से जॉब पर नहीं रखता है। तब वह हार कर चोरी करने लगते हैं। इसलिए नागेश्वर चाहता है कि स्टुअर्टपुरम में भी एक फैक्ट्री खोली जाए जिसमें स्टुअर्टपुरम के सभी युवाओं को नौकरी दी जाए और बच्चों के लिए स्कूल हो ताकि वह पढ़ाई कर सकें और आगे बढ़ें। इसमें नागेश्वर के साथ पीएम का भी समर्थन था, पर मंदा नहीं चाहता था कि स्टुअर्टपुरम का विकास हो, क्योंकि वह जानता था अगर ऐसा हुआ तो ये लोग उससे आगे निकल जाएंगे। यह सब सोचकर अब मंदा अपने आदमियों से कहकर स्टुअर्टपुरम के लोगों पर अत्याचार कराने लगता है। यह देखकर नागेश्वर उसके आदमियों के ऊपर हमला कर देता है। उसी हमले के बीच काशी मारा जाता है, वहीं मंदा बच जाता है। इसी हादसे के बाद से नागेश्वर राव को अब काशी के मारने की वजह से उसका पीछा पुलिस और मंदा के आदमी दोनों कर रहे हैं। इसलिए नागेश्वर छुपकर अपने पिता के दोस्त के पास चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम था मनी। मनी नागेश्वर को पसंद करने लगती है और यह बात वह नागेश्वर को बता देती है। यह सुनकर नागेश्वर मनी से कहता है कि मैं प्यार नहीं कर सकता, मैं एक बहुत बड़ा गैंगस्टर हूँ, आए दिन लोगों के खून करता रहता हूँ और एक ना एक दिन शायद ऐसा भी आएगा जब मुझे फांसी दे दी जाएगी। पर मनी नागेश्वर से कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर दोनों शादी कर लेते हैं। तभी कहानी फ्लैशबैक में आ जाती है। नागेश्वर को शूट करने का ऑर्डर आ जाता है। वही नागेश्वर के दोस्त पकड़े जा रहे थे। उसका एक ही दोस्त बचा था, कालिक, और नागेश्वर दोनों साथ में रहते हैं। तभी एक दिन नागेश्वर हेमा मैडम से मिलने जाता है और उनसे फैक्ट्री बनवाने के लिए कहता है। तभी हेमा कहती है अगर तुम मुझसे वादा करो फैक्ट्री बनने के बाद तुम खुद को सरेंडर कर दोगे तो फैक्ट्री बनने की परमिशन दे दी जाएगी। नागेश्वर ऐसा ही करने को कहता है। तभी हम देखते हैं नागेश्वर की पत्नी को, जो कि प्रेग्नेंट थी और स्टुअर्टपुरम में ही रहती थी। माउली वहां आकर नागेश्वर की पत्नी को चारपाई पर बांध देता है। तभी वहां पर हेमा मैडम आ जाती है और नागेश्वर की पत्नी मनी को बचा लेती है, जिसके बाद मनी को 2 जुड़वा बच्चे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि हेमा फैक्ट्री की परमिशन लेकर आ जाती है और अब फैक्ट्री खुलने ही वाली थी। तभी वहां पर नागेश्वर को सरेंडर करने आना था, पर वह नहीं आता क्योंकि वह कोलकाता गया था। वहां पर उसने अपना सोना एक डॉन के पास रखा था, वह उसे लेने गया था। तभी हम देखते हैं कि माउली को पता चल जाता है कि नागेश्वर और उसका दोस्त कहाँ छुपे हैं और वह वहां पहुंच जाता है और गोली चलाने लगता है। इस गोलीबारी में नागेश्वर तो भाग जाता है पर काली मारा जाता है। नागेश्वर वहां से भाग रहा था तभी फैक्ट्री तक पहुंचने के लिए, पर रास्ते में मंदा के लोग उसे पकड़ लेते हैं। तभी मंदा नागेश्वर से कहता है कि यहाँ पर फैक्ट्री कभी भी नहीं खुलेगी क्योंकि मैं एक सीएम से मिलकर आया हूँ और सीएम फैक्ट्री खुलने की परमिशन कभी नहीं देंगे। तभी हमें पता चलता है कि फैक्ट्री पर लगे हुए सारे प्रतिबंधों को हटा दिया जाता है और अब फैक्ट्री खुलने ही वाली थी। तभी नागेश्वर मंदा से कहता है कि तेरी अगर सीएम तक पहुँच है तो मेरी भी पीएम तक पहुँच है, फैक्ट्री तो खुलकर ही रहेगी। तभी अपने सारे ऑफिसर के साथ माउली भी वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर माउली नागेश्वर और उसके ऑफिसर्स, पुलिस और
मंदा के कुछ लोग सभी के बीच फाइट होने लगती है, गोलियां चलती हैं। उस लड़ाई में नागेश्वर ने माउली और मंदा दोनों को मार गिराया था। उसी बीच नागेश्वर को भी बहुत सारी गोली लग जाती हैं और नागेश्वर भी मारा जाता है। नागेश्वर तो मारा जाता है पर उसकी जो दिली इच्छा थी वह पूरी हो चुकी थी। स्टोटपुरम का विकास तो वह चाहता था और राघवेंद्र राजपूत सभी को मीटिंग के दौरान बताते हैं कि नागेश्वर राव कोई गैंगस्टर नहीं बल्कि वह तो लोगों की हिफाजत करने वाला था। इसलिए जब जब स्टोटपुरम का जिक्र किया जाएगा तब तब टाइगर नागेश्वर राव का भी जिक्र किया जाएगा। और इसी के साथ कि यह फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।